अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे है। आपने अगर आपको याद हो तो जो प्रीवियस जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे उनके अंदर हमने वोल्ट मीटर, ओहम मीटर और एम मीटर पढ़ा। अब जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक मीटर में हम देख रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर को देख रहे हैं। अब अगर आपको याद हो कि जब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ तो वो नॉर्मली हम किसी भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम फिजिकली तौर पे मीटर पैरेलल में लगाते हैं। जब हम मीटर पैरेलल में लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के करते हैं, लेकिन साथ हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि हम मीटर का लोडिंग इफेक्ट क्या होगा। और लोडिंग इफेक्ट को बेस बनाते हुए हम ये देखते हैं कि जो वोल्ट मीटर क्योंकि सिस्टम के पैरेलल में लगता है तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो हमारे सिस्टम के आउटपुट वोल्टेज पे या करंट पे कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट करे। अब सिस्टम के जब पैरेलल में कोई मीटर लगेगा तो सिस्टम के पैरेलल में उसकी रेजिस्टेंस अगर हाई होगी तो ही डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट होगी, अदरवाइज अगर उसकी रेजिस्टेंस लो होगी तो करंट तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि करंट को तो दो पाथ मिल जाएंगे, दो पाथ मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट आउटपुट करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर हम सिंपल मीटर्स की बात करें तो उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं। और वो लिमिटेशंस क्या होती हैं कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लो होती है, यानी कि अगर हम सिंपल पीएमएमसी मीटर यूज़ करें तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लो होती है, और अगर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लो होती है तो उसकी वजह से उसका लोडिंग इफेक्ट ज़्यादा पड़ जाता है और सिस्टम को जो हाई इंपीडेंस अपीयर होना शुरू हो जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर की एक बाय डिफॉल्ट क्वालिटी होती है कि उसके अंदर चाहे हम बीजेटी बेस मीटर यूज करें, एफईटी बेस मीटर यूज करें या हम ओपैम बेस मीटर यूज करें, तीनों केसेस में उसकी इंटरनल इंपीडेंस हाई होती है। और इंटरनल इंपीडेंस हाई होने की वजह से वो जब पैरेलल मीटर के तौर पे एक्ट करता है तो उस पर वो पूरे सिस्टम पे इतना बर्डन नहीं डालता। दूसरी चीज ये कि कंपेयर टू डीएमएमसी इसकी एफिशिएंसी या ये लो वैल्यू को भी मेजर कर लेता है, यानी कि अगर मैं वोल्ट मीटर को यूज करूं तो और पोटेंशियल डिफरेंस मिली वोल्ट में या माइक्रो वोल्ट में है या सिंपल वोल्ट्स में है, लो वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी ये मीटर ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू दोज मीटर जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मैकेनिज्म नहीं है। तो ये एक एडवांटेज के तौर पे आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड भी अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये है कि हम या तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ करें या हम उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करें। और ट्रांजिस्टर्स को बात करें तो हमारे पास या तो बीजेटी अवेलेबल होता है और या फिर एफईटी अवेलेबल होता है। और जबकि ओपैम की बात करें तो 741 की बात करें तो आज के लेक्चर में ज़्यादातर हम देखेंगे कि बीजेटी बेस्ड या एफईटी बेस्ड जो मीटर्स बनते हैं वो किस तरह बनते हैं और उनके साथ उनकी कंपोजिशन किस तरह होती है। इस लेक्चर में थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स भी आएंगी, आपको क्लैरिटी के लिए आपको इंशाल्लाह समझ भी लग जाएगी। तो अब मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए देखते हैं। तो जो हमें एडवांटेज मिलेगा वो एडवांटेज क्या मिलेगा, इसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है, ये एडवांटेज मिलेगा। और जो कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करेंगे वोल्ट मीटर में वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उसे कहते हैं मीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। सही है ना। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, उसमें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यानी कि मीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन को हम पढ़ेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन का एडवांटेज क्या है, इसकी इनपुट इम्पीडेंस यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है जबकि आउटपुट इम्पीडेंस लो होती है। और उसके बेस पे हम आउटपुट पे हमें एडवांटेज क्या मिलेगा, क्योंकि आउटपुट पे हमने पीएमएमसी लगाना है तो उसकी डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट दे देगा। सही है ना। जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे देखते हैं तो आप देखो कि ये हमारे पास बीजेटी लगा हुआ है। अगर आप जनरल देखो तो ये हमारे पास बीजेटी लगा हुआ है और बीजेटी के इनपुट वाली साइड पे ये हमने इसके इनपुट पे दे दिया वीसीसी यानी कि कलेक्टर वोल्टेज दे दिया। अब ये वीसीसी जब हमारे पास करंट के अकॉर्डिंगली देखें तो ये हमारे पास करंट बन रहा है ना, ये करंट बन रहा है। और आपको याद होगा कि जब हम कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई आई बी इज इक्वल या बीटा टाइम आई बी इज इक्वल टू आई सी होता है। ये हम कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि बीटा टाइम आई बी जो होता है वो आई सी के इक्वल होता है। और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं या करंट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आई सी जो है वो तकरीबन सिमिलर होता है आई ई के,
यानी कि जो वोल्टेज जो करंट हमारे पास आई सी में आ रहा है वही करंट हमारे पास आई ई में आ रहा है। इन दोनों के दरमियान में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तकरीबन सेम होता है। और अगर आप देखो तो ये जो करंट पास कर रहा है वो करंट आई ई और आई एम एक ही चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रिलेशन देखूं तो जो आई बी आ रहा है, आई बी वो बेसिकली क्या बनेगा, आई बी इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय बीटा। और बीटा को हम दूसरे वर्ड्स में एच एफ ई के इक्वल भी रखते हैं, यानी कि ये गेन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एच एफ ई यानी कि रेशो के इक्वल हो जाएगा। और आई सी जो है, हम ज्यूम करें आई सी और आई ई तकरीबन इक्वल होते हैं, और वो मीटर करंट, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर लगा हुआ है तो मीटर करंट के इक्वल है। तो यानी कि आई बी इज इक्वल टू आई एम डिवाइडेड बाय एच एफ ई। दूसरी चीज़, अगर आप सर्किट्स के अकॉर्डिंगली देखो तो ये मेरे पास सर्किट्स बन रहा है, ये हमारे पास एक लूप बन रहा है सर्किट का। और इस लूप के अकॉर्डिंगली देखो तो जो वोल्टेज हमारे पास आ रहा है, जो वोल्टेज हमारे पास कंप्लीट वोल्टेज है, अगर मैं उसे करंट को डिवाइड कर दूं तो उसकी इनपुट इम्पीडेंस आ जाती है, सही है ना। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं जिनको हमने हमेशा देखना होता है कि हमें इनपुट इम्पीडेंस क्या मिल रही है और मीटर के अंदर से क्या करंट पास कर रहा है, ठीक है ना। ये दो चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम न्यूमेरिकल की फॉर्मेशन में देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या अ सिंपल इमिटर फॉलोअर वोल्ट मीटर बी सी सी इज इक्वल टू 20 वोल्ट आर एस प्लस आर एम, जो आर सीरीज प्लस आर एम है वो हमारे पास 9.3 के है। आई एम इज इक्वल टू यानी कि मीटर करंट 1 मिली एम्पेयर एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। और ट्रांजिस्टर का गेन एच एफ ई जो है वो 100 है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन वैल्यूज है। कैलकुलेट द मीटर करंट ई इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अगर मेरे पास 10 वोल्ट ई आ जाए, यानी कि इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट आ जाए तो मीटर करंट। दूसरा क्या है, डिटरमिन द वोल्टेज इनपुट रेजिस्टेंस विद एंड विदाउट ट्रांजिस्टर, यानी कि अगर ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी, और ट्रांजिस्टर नहीं लगाते तो क्या होगी। तो आप देखो कि जो एमिटर वोल्टेज हमारे पास है वो क्या है, ई माइनस वी बी ई। तो ई हमारे पास क्या है, ई जो गिवन था हमारे पास वो कितना है, 10 वोल्ट हमारे पास गिवन है। तो 10 माइनस वी बी ई करेंगे, वी बी ई नॉर्मली हम कितना लेते हैं 0.7, तो 10 माइनस वी बी ई करेंगे तो 0.7 माइनस करेंगे तो 9.3 वोल्ट आ जाएगा वी ई। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो हमारे पास वी ई आ रहा है, और वी ई वोल्टेज कितना आ रहा है 9.3। अब हम करंट निकालें तो मीटर का करंट किस तरह निकलेगा कि जो वोल्टेज इस पॉइंट पे आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस आर एस प्लस आर एम है। तो आर एस प्लस आर एम वो भी 9.3 है, तो 9.3 डिवाइडेड बाय 9.3 तो 1 मिली एम्पेयर हमारे पास करंट आ जाएगा, यानी कि ये मीटर का करंट आ गया। यहाँ तक क्लियर हो जाती है बात। उसके बाद अगर आप देखें तो आई बी अगर मैंने निकालना है तो आई बी का रिलेशन, अगर हम पीछे भी देखें तो आई बी का रिलेशन हमने क्या निकाला था कि जो मीटर का करंट है डिवाइडेड बाय एच एफ ई। तो मीटर का करंट जो भी है हमारे पास अवेलेबल 1 मिली एम्पेयर है, उसके साथ एच एफ ई हमारे पास कितना 100 है। तो वो 100 के अकॉर्डिंगली जब हम निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास आई बी आ गया। तो आई बी हमारे पास आ गया 10 माइक्रो। और इनपुट रेजिस्टेंस निकालें तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय आई बी है। तो वोल्टेज अगर हम देखें तो वोल्टेज हमारे पास क्या है, जो अप्लाइड वोल्टेज वो कितना था ई, और ई वोल्टेज अगर आप न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली देखें जो ई वोल्टेज जो गिवन है वो कितना है, वो 10 वोल्ट है। तो 10 डिवाइडेड बाय आई बी निकाला तो करंट कितना आ गया 1 मेगा ओम। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि इनपुट इम्पीडेंस विद ट्रांजिस्टर हम निकालें तो वो 1 मेगा ओम आ रही है। अगर विदाउट ट्रांजिस्टर निकालें तो इनपुट इम्पीडेंस वही है जो मेरे मीटर में ऑलरेडी थी। तो मेरे मीटर में इनपुट इम्पीडेंस क्या थी, वो थी आर एस प्लस आर एम, यानी कि ये वाली इम्पीडेंस वो कितनी थी 9.3 के। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, पहले कितनी थी 1 मेगा, पहले कितनी थी 9.3 के, और अब कितनी होगी 1 मेगा होम। अब मैं वोल्ट मीटर को जब पैरेलल में लगाऊंगा तो जो रेजिस्टेंस अपीयर होगी वो 1 मेगा होम होगी। 1 मेगा होम अगर अपीयर होती है तो इसका एडवांटेज क्या मिलेगा कि इसके अंदर करंट कम पास करेगा, या इसके अंदर एडवांटेज क्या मिलेगा कि ये सिस्टम पे लोडिंग इफेक्ट कम होगा। सही है ना, ये क्लियर हो जाती बात। तो ये बेसिक्स में हमारे पास मीटर फॉलोअर की मैकेनिज्म हमें समझ लग जानी चाहिए।
अब मीटर फॉलोअर में जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम ट्रांजिस्टर्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो आप अगर ये कॉन्फ़िगरेशन पे देखो तो ये अप्लाइड वोल्टेज तो हमने 10 वोल्ट किया, जबकि इधर मीटर को कितना पहुंचा 9.3। अब यहाँ पे ये चीज़ को आपने ऑब्जर्व करना है कि भाई अप्लाई तो हमने 10 वोल्ट किया, 9.3 पहुंचा, क्यों? क्योंकि दरमियान में जो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो VBE आ रहा है, और ये VBE एक किस्म का लॉस कर रहा है। इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। तो वो उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम डुअल पोलैरिटी सप्लाई यानी कि 2 पोलैरिटीज़ वाली सप्लाई यूज़ करते हैं, और फिजिकली तौर पे बजाय एक ट्रांजिस्टर के हम 2 ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं, यानी कि Q1 और Q2 की कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर लेते हैं। और Q1 और Q2 में हम बीच में 3-4 रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिनको पोटेंशियल एडजस्टेबल के तौर पे हम यूज़ करते हैं। अब ये देखो बेसिक ट्रांजिस्टर हमारी इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, यानी कि Q1 की जो कॉन्फ़िगरेशन बन रही है वो इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, जबकि हमने Q2 लगा दिया, और वो जो Q2 लगाया उस Q2 के साथ एक R4 लगाई, एक R5 लगाई और एक R6 लगाई, और R5 को हमने एडजस्टेबल रखा। एडजस्टेबल इस तरह एडजस्ट किया कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो इनिशियली, यानी कि अगर मेरे पास सिस्टम चल रहा है तो इनिशियली तौर पे हम इसको इस तरह बैलेंस करें कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। वो क्यों? हम कहेंगे लेट्स सपोज हमने ई कुछ नहीं अप्लाई किया, यानी कि ई पे कुछ नहीं अप्लाई किया, यानी कि जीरो पोटेंशियल आ रहा है, तो ये जो जीरो पोटेंशियल आ रहा है ये इन दोनों के दरमियान में एडजस्टमेंट में इधर कोई भी वोल्टेज ना अपीयर हो। ये चीज़ को हम बैलेंस करने की कोशिश करें ताकि 0.7 वाली एडजस्टमेंट हो जाए। वो जो 0.7 वाली एडजस्टमेंट है वो किस तरह होती है? तो अब हम यहाँ देखें तो 2 केसेस आ जाते हैं। एक, हमने ई को कुछ नहीं अप्लाई किया, और अगर मैंने ई को अप्लाई किया तो फिर क्या होगा? अगर मैंने ई को कुछ नहीं अप्लाई किया तो जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास क्या होगा, वो 0 वोल्ट होगा, जबकि VE1 और VE2 जो हमारे पास आ रहा है वो 0.7 यानी कि -0.7 यानी कि 0 माइनस 0.7 हमारे पास आ रहा है। ये यानी कि ये वाला जो वोल्टेज आ रहा है ये वोल्टेज 0.7 आ रहा है, सही है ना? तो ये हमारे पास एक बेसिक वोल्टेज हमारे पास आ रहा है। अब बात आई कि अगर मैं ई वोल्टेज 5 वोल्ट अप्लाई कर दूँ, तो ई वोल्टेज अगर मैं 5 वोल्ट अप्लाई करूँ तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट आ रहा है ये 5 वोल्ट इधर से जब पास करेगा, जब इसके अंदर से पास करेगा तो यहाँ पे 0.7 का ड्रॉप आएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा, यानी कि ये कितना है VE1 माइनस VE2। तो VE1 हमारे पास क्या है, E माइनस VBE, ये हमारे पास आपके पास वोल्टेज आएगा, और VE2 एज इट इज़। और VE2 जब हमने निकाला अप्लाइड वोल्टेज 0 था तो VE2 कितना आया था -0.7, तो ये 5 माइनस 0.7 यानी कि VBE का 0.7, और आगे माइनस 0.7 किया। अब ये दोनों को देखो तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो एट दी एंड टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट आएगा। यही एक एडवांटेज हम ले रहे हैं डुअल ट्रांजिस्टर वाली कॉन्फ़िगरेशन में, कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो वोल्टेज 0.7 ड्रॉप हो रहा था इसको किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए। तो हम ज़ीरो पोटेंशियल पे जब रखते हैं तो वो उस पर जो -0.7 आ रहा है उसको एडजस्ट करते हैं इसके थ्रू, ताकि हमारे पास आउटपुट पे कोई प्रॉब्लम ना आए, सही है ना? तो ये एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एन इमिटर फॉलोअर वोल्टमीटर सर्किट सच दैट इन फिगर 5.2 इन 4.2 हैज़ R2 R3 इज इक्वल टू 3.9 एंड VCC इज इक्वल टू +-12, सही है ना? तो आप अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास यह R2 और R3 3.9 है और VCC जो है +-12 है। इसके अलावा क्या है, कैलकुलेट द मीटर सर्किट वोल्टेज ई हमने वोल्टेज कैलकुलेट करना है व्हेन ई इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड व्हेन ई इज इक्वल टू 0.5, यानी कि 2 कंडीशन पे हमने सर्किट वोल्टेज मीटर के एक सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या होगा कि यानी कि जो हमारे पास R2 और R3 यानी कि VR2 और VR3 पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो अगर सेम है तो वो हमारे पास क्या होगा कि भाई ये 0 वोल्ट, यानी कि 0 वोल्ट जो हमारे पास आ रहा है, अगर मैं ई वोल्टेज को 0 कर देता हूँ इनिशियल केस में, ई वोल्टेज यानी कि यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया, माइनस VBE कितना है 0.7 और माइनस यहाँ पे VEE यानी कि यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो -12 है, तो वो -12 आ गया, तो ये टोटल वोल्टेज आपके पास कितना आ गया 11.3 वोल्ट, यानी कि VR2 जो आ रहा है हमारे पास वो 11.3 वोल्ट आ रहा है,
सही है ना, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 11.3 वोल्ट आ रहा है। आई टू और आई थ्री, क्योंकि हम बैलेंस कंडीशन में बात कर रहे हैं और ये नॉर्मली बैलेंस कंडीशन मतलब वी आर टू और वी आर थ्री के क्रॉस इक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वी आर टू डिवाइड बाई आर टू किया तो ये हमारे पास करंट है 11.3 डिवाइड बाई 3.9, तो ये हमारे पास करंट कितना है 2.9 मिली एम्पेयर। सही है, तो ये हमारे पास बेसिक्स में जो आई टू और आई थ्री को हमने कैलकुलेट करना था ये हो गया, यानी कि पार्ट ए हमारे पास क्लियर हो गया। अब पार्ट बी आ गया। पार्ट बी के अंदर अगर मैं ई को 1 वोल्ट देता हूँ, ई को मैंने 1 वोल्ट दिया माइनस वी बी ई, तो ये क्या बन गया वी ई वन कितना बन गया 0.7। जबकि वी ई टू जो हमने किया तो हमने क्या किया कि हमने क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट की हुई है पोटेंशियल डी तौर पे इधर जीरो अप्लाई किया, तो जीरो माइनस 0.7, तो यहाँ पे माइनस 0.7 आ गया वी ई टू। सही है ना, तो जब हमने v टोटल v निकाला यानी कि इन हमारे पास v क्या आया v1 माइनस वी टू, यानी कि इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस, इस और इस पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है कि जितना अप्लाइड वोल्टेज है उतना ही आ गया, यानी कि 0.3 यहाँ पे माइनस माइनस 0.7, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 0.7 प्लस 0.3, तो ये कितना बन गया 1 वोल्ट, यानी कि जितना अप्लाइड वोल्टेज था एग्जैक्टली वही वोल्टेज आ गया। दूसरा क्या है कि अगर मैंने अप्लाई किया वी ई वन ई माइनस वी बी ई माइनस वी बी यानी कि 0.5 अप्लाई कितना 0.5 किया माइनस वी बी ई 0.7 किया, तो आंसर क्या है वी ई वन 0.2। अब 0.2 को एज इट इज़ रखा और मैंने यहाँ पे पोटेंशियल की बात की, तो ये पोटेंशियल हमने क्या रखा हुआ था 0 माइनस हमारे पास वी बी कितना 0.7, तो ये हमारे पास वी ई टू पे आया 0.7। अब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो माइनस 0.5 माइनस माइनस 0.7, यानी कि माइनस 0.2 माइनस माइनस 0.7, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, और प्लस होने के बाद इसके अंदर कंबाइन फॉर्मेशन नहीं तो 0.5 आंसर आ गया, यानी कि जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया था एज इट इज़ उतना ही वोल्टेज आपके पास आ गया। तो ये एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अगर मैं 0.7 का डिफरेंस, जिस तरह पुराने मीटर्स में हमने बात की थी, तो 0.7 का डिफरेंस क्या आ रहा था एमिटर की वजह से, यानी कि इधर बेस टू मीटर वोल्टेज ड्रॉप की वजह से, तो ये दूसरा ट्रांजिस्टर की वजह से बेस टू मीटर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। अब नया कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है कि हम दो ट्रांजिस्टर को इस तरह कॉन्फ़िगर करें कि इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो हमें आउटपुट पे मिले गेन के साथ, यानी कि ये आउटपुट पे मिले। सही है ना, तो इसे क्या कहते हैं हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर वोल्ट मीटर। सही है ना, टू ट्रांजिस्टर्स को हमने इस कॉन्फ़िगरेशन पे लगाया हुआ है, ये फिजिकली तौर पे दोनों ट्रांजिस्टर पैरेलल में होंगे, लेकिन आउटपुट जो आएगा वो इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस से आउटपुट आएगा। एक जनरल एग्जांपल में देखें, अगर हम देखें हम कहेंगे V1 और V2 जो है हमारे पास साइन वेव है और सेम फेज की है, तो हम क्या कहेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आएगा वो क्या होगा V1 माइनस V2, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सही है ना, तो ये हमारे पास पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें जो चीज़ समझने वाली है कि भाई हमारे पास Q1 है Q2 है, इनके साथ दो रेजिस्टेंस लगी हुई है आर, यहाँ पे एक ऊपर ये वाली आर लगी हुई है और ये वाली आर लगी हुई है, यानी कि दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। यहाँ पे देख लें कि ये एक आर लगी हुई है और दूसरी ये आर लगी हुई है, ये दो रेजिस्टेंसेस आपके पास लगी हुई है और ये डिफरेंशियली कपल्ड है, यानी कि एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं और डिफरेंशियली कपल्ड है, यानी कि इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान में वो ही मेजर करेंगे हम। सही है, तो हम अब इनिशियली तौर पे अगर मैं कहूँ कि Q2 पे 0 वोल्टेज है और Q1 की बेस पे जो वोल्टेज होगा वही आउटपुट पे आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो V1 माइनस V2 करें तो अगर V1 पे V2 पे कोई वोल्टेज नहीं है और V1 पे जो वोल्टेज है वो मीटर पे आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बीच में Q1 पे भी कुछ वोल्टेज है और Q2 पे वोल्टेज है, तो फिजिकली तौर पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की आ जाएगा। सही है ना, तो ये अगर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखो कि भाई जितना करंट IC1 यानी कि ट्रांजिस्टर 1 में इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली उतना वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज करेगा, और जितना वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज करेगा उतना आउटपुट पे वोल्टेज कम आएगा। सही है ना, तो ये आप देखो कि यहाँ से अगर करंट पास कर रहा है, यहाँ से VCC है और अगर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ भी ड्रॉप होता है तो बाकी जो वोल्टेज ड्रॉप बचेगा वो इधर आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ से करंट आया इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है बाकी जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं।
ये ना, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर वर्क किस तरह करता है कि अगर मैं कहूँ कि भाई ये दो इनपुट्स हैं, ये दो आउटपुट्स हैं, हमने कहा कि भाई एक इनपुट क्या है, उसकी मैक्सिमम पीक कितनी है 3 और दूसरे की मैक्सिमम पीक कितनी है 2, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस निकालें तो बना 1। अगर जो 1 बना है वो आउटपुट पे फिजिकली तौर पे किसी गेन के साथ मल्टीप्लाई होकर आउटपुट दे देगा, यानी कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आया और उसको एक गेन से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आउटपुट है। तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमारे पास बन जाता है। सही है ना। अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस को समझो तो ये देखो कि अगर मैं इन दोनों के दरमियान में ये एक मीटर लगा दूं तो वो जितना डिफरेंस होगा वो मीटर डिफ्लेक्ट करके शो करवा दें। सही है ना। अगर मैं इस वोल्टेजेस के अकॉर्डिंगली देखूं तो वोल्टेज क्या बन रही है कि आप देखो कि भाई ये जो हमारे पास कंडक्टेंस आ रही है, मेरे मीटर की कंडक्टेंस आ रही है वो GM आई, कंडक्टेंस आई GM आ गई। दूसरी चीज़ क्या हुई कि एक ये वाली रेजिस्टेंस है और एक मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस तरह एक ये वाली रेजिस्टेंस और एक मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा Vx क्या हो जाएगा कि भाई x यानी कि इस साइड वाला जो वोल्टेज है वो RD जो है वो इस RD के पैरेलल में हो जाएगी, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर मैं इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दूं और साथ कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूं तो Vx आ जाए। इस तरह Vy क्या आएगी, अगर मैं Vy को देखूं तो भाई इस एरिया की ये वाली RD जो है इस मीटर के इंटरनल RD के साथ पैरेलल में हो जाएगी, और जब पैरेलल में हो जाएगी तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का उसके साथ कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई करके हमने V2 कर दिया तो ये हमारे पास Vy हो गया, और इन दोनों का अगर मैंने डिफरेंस निकाला तो ये हमारे पास आपके पास वैल्यू आ गई। लेट्स सपोज एक पॉइंट पे हम कहते हैं कि V2 इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं इनिशियली तौर पे कहूँ कि भाई V2 को कोई सप्लाई नहीं दे रहे और वो डायरेक्टली 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि V2 को मैं 0 इग्नोर करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा GM इंटू RD, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RD स्मॉल RD का पैरेलल कॉम्बिनेशन विद कैपिटल RD इंटू V1, ये हमारे पास कंप्लीट कंपोजिशन बन जाएगी। सही है ना। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है तो आउटपुट वोल्टेज यानी कि V थेवेनिन तो यही निकलेगा, जबकि जो रेजिस्टेंस है वो क्या निकलेगी। उस केस में हम ट्रांजिस्टर्स को इग्नोर करके जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकलेगी वो क्या निकलेगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि V आउट जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, सॉरी R थेवेनिन क्या निकली, R थेवेनिन निकले इस साइड पे, और इस साइड पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये RD है, ये RD है, इस तरह ये यहाँ से अगर आप देखो तो ये दोनों RD हैं, ऊपर वाली नीचे वाली कैपिटल RD कैपिटल स्मॉल RD है। तो इन दोनों का कंबाइन कॉम्बिनेशन लिखें तो ये एक किस्म के पैरेलल फॉर्मेशन में बन जाती हैं। तो पैरेलल फॉर्मेशन में हमारे पास क्या बनी कि 2 टाइम RD वो पैरेलल विद 2 टाइम RD, तो उनका अगर 2 के अकॉर्डिंगली देखें तो RD स्मॉल RD पैरेलल है कैपिटल RD के। सही है ना। और अगर मैं करंट निकालूं तो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है वो हमने निकाला था ये वाला वोल्टेज, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज था। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गया डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। तो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस क्या है कि भाई एक R थेवेनिन आ गई जो हमने कैलकुलेट की ऊपर प्लस RM की, तो इनटू V कर दिया तो ये हमारे पास करंट बन गया। सही है ना। तो ये करंट को अगर मैं सॉल्व करूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट से तो हमें ये चीज़ समझ लगती है कि भाई RD जो स्मॉल RD है ये बहुत लार्ज है कंपेयर टू लार्ज RD। तो अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं RD स्मॉल RD को तो ये ऊपर क्या आ गया RD डिवाइडेड बाय RD प्लस RM, तो ये हमारे पास कंपोजिशन बन जाएगी I को निकालने के लिए। ये अगर क्लियर हो जाता है तो आप ये देखो एक एग्जांपल गिवन है डिफरेंस एम्पलीफायर टाइप ऑफ FET VM यानी कि वोल्ट मीटर, फाइंड द एम मीटर करंट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। V1 हमारे पास है, RD हमारे पास है, RD स्मॉल हमारे पास है, RM हमारे पास है और GM है। वो करंट हमारे पास क्योंकि जो सारे पैरामीटर्स अवेलेबल है इंसानों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास करंट आ गया। सही है। अगर मैंने इसी मीटर को मल्टी रेंज बनाना है तो मल्टी रेंज में हमारे पास क्या ऑप्शन बन जाती है कि हम इनपुट वाली साइड पे डिफरेंट किस्म की रेजिस्टेंसेस लगा लें। अगर मैं इधर से ये वाली रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करूँ तो ये 3 वोल्ट आ गई, इसका मतलब ये 3 वोल्ट के रिस्पेक्ट से ये चल गई और बाकी सारी ये उसके पैरेलल में आ गई। तो इस तरह हम इनके अकॉर्डिंगली इनका कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं यानी कि मल्टी रेंज के ऑप्शंस को निकाल सकते हैं। सही है ना। तो ये 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम आती है। आप देखो तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है, सिंपल एमिटर फॉरवर्ड वोल्ट मीटर सर्किट एज शोन इन द फिगर 4.1 has VCC is equal to 12 RM is equal to 1K and R 2 ohm meter 2 milliampere meter and a transistor with HFE is equal to 80. Calculate a suitable resistance for RS
to give a full scale deflection when E is equal to 5 volt. Determine the voltmeter input resistance. दूसरा हमारे पास क्या है, एन एमीटर वोल्टमीटर सर्किट एज इन फिगर 4.2 हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट R1 R2 R3 R4 R5 R6 RS प्लस RM. तो फिर उसके बाद क्या है, 100 माइक्रोएम्पेयर मीटर इज यूज. द simply the supply voltage is 9 volt and the transistor has HFE 75. Determine VP, IB1, IB2, V2, I3, I4 E और ऑल्सो कैलकुलेट द रेंज ऑफ एडजस्टमेंट. ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई. थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा.